हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल का जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, उसके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय। ठीक है, ये चारों पोर्शन एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं और इससे आपका पहला चैप्टर भूगोल का पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले इतिहास में 3 चैप्टर था और तीनों चैप्टर हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया है एक ही वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मात्र 3 वीडियो है, 3 वीडियो में पूरा का पूरा इतिहास खत्म हो गया है। ठीक है, इसी तरह भूगोल पे नंबर लगाए हैं। भूगोल पे पहला चैप्टर संसाधन विकास और उसके पहला चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में इंक्लूड किया है, इससे बाहर जा ही नहीं सकता एग्जाम में। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और चलिए आज संसाधन एवं विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं और पूरे के पूरे क्वेश्चन जितना बताऊंगा सभी को नोट्स करके और याद करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न पहला है कि निम्न में कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। 4 ऑप्शन दिया है, बताना है कि कौन सी मिट्टी जो है ना वो चाय के खेती के लिए उपयुक्त है। पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कि लाल मिट्टी। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपको आंसर बताना ही पड़ेगा कि निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है ना वो चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के लाल मिट्टी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबको मालूम है कि चाय की मिट्टी, जो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो वो होती है पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी उपयुक्त होती है ज़्यादा। तो चलिए आई होप क्लियर हो गया पहला प्रश्न। ये तो कॉमन क्वेश्चन था, हमने बहुत बार क्वेश्चन करा भी चुका हूँ यार। अब चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा तो सभी का आंसर आप लोगों को देना ही पड़ेगा क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी अजीवीय संसाधन है। बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा अजैवीय संसाधन है। चट्टाने, पशु, पौधे की मछलियां। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अजैवीय संसाधन है। मतलब ये क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। आप लोगों को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी से आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन है आप लोगों का अजैवीय संसाधन है। सबको मालूम है कि चट्टान है, क्योंकि देखिए पशु ये सब आपका जैवीय संसाधन है क्योंकि जो जीवों के द्वारा संसाधन है, जैसे पशु, पौधे, मछलियां, इन सब में जीव हैं। ठीक है, जान है, प्राण है, सजीव हैं, उनके लिए जैवीय संसाधन होता है। लेकिन चट्टान निर्जीव है, इसके लिए कौन है? अजैवीय संसाधन है। ठीक है, चलिए इसमें क्या सोचने वाली है, सब कुछ कंफर्म हो रहा होगा आप लोगों को। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। कह रहा है कि भारत की जो सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है कौन है? जलोढ़ मिट्टी है कि लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी कि पर्वतीय मिट्टी। चलिए बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत की जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी कि पर्वतीय मिट्टी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, सबको आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन? जलोढ़ मिट्टी। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वो है जलोढ़ मिट्टी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से खूब याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कह रहा है कि लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में कि थार रेगिस्तान में। बताइए, बहुत प्यारा प्रश्न है। लाल मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में कि थार रेगिस्तान में। इसका आंसर बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी, मालवा प्रदेश में। कहाँ पे? मालवा प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मालवा प्रदेश में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन कि वन। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो है ऑप्शन सी, जीवाश्म ईंधन। क्या है? जीवाश्म ईंधन जो है वो नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बताना है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, बताना है कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है।
चलिए देखते हैं। ऑप्शन है झारखंड, और ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, और ऑप्शन डी बिहार। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबको मालूम है कि गुजरात में भाई, ठीक है, गुजरात में काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कह रहा है कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो किस फसल के लिए सर्वाधिक मानी जाती है, उपयुक्त होती है। चाय के लिए, रबड़ के लिए, कपास के लिए, कि गेहूं के लिए। ठीक है मेरे प्यारे, जल्दी इस कमेंट के माध्यम से बताइए कि जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो किसके लिए होती है मेरे प्यारे विद्यार्थी, गेहूं के लिए। किसके लिए, गेहूं के लिए। जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, गेहूं के लिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8वें की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, भूमि एक संसाधन है, मतलब भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, कि सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है, कि इनमें से कोई नहीं। बताए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भूमि एक कैसा संसाधन, सबको मालूम है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है भाई, ठीक है। भूमि एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। भूमि एक कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। चलिए प्रश्न नंबर 9, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। कह रहा है कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है, ठीक है, यह प्रश्न है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, और ऑप्शन डी जो है वो लेटराइट मिट्टी। तो बताइए कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। सबको मालूम है कि कपास कहाँ, काली मिट्टी में ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा काली मिट्टी। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए काली मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ज्वालामुखी द्वारा, पवन द्वारा, हिमानी द्वारा, कि नदियों द्वारा। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोगों को देना ही होगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो बताइए, तो सबको मालूम है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो होता है नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, नदियों के द्वारा। किसके द्वारा, नदियों के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और वह विकल्पीय का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय। कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 11। तो यह तो था भी बहुविकल्पीय प्रश्न। अभी हमने क्या किया, आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न कराया। अब हम देखने वाले हैं अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और उसका पहला प्रश्न जो है कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि मृदा अपरदन क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनना तय होता है, ठीक है। मृदा अपरदन क्या है, तो देखिए, जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदा अपरदन कहता है। कह रहा है कि वो जल हो चाहे पवन हो, मतलब जल हो चाहे हवा हो, उनकी जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की अगर ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे बहुत ही भारी वर्षा होगी तो उसके जल के कारण अगर मृदा की ऊपरी परत यहाँ पे बह जा रही है, या बहुत तेज हवा बह रहा है तो हवा के कारण जो मिट्टी है भूमि की ऊपरी परत पे जो मिट्टी जमी हुई है हल्की हल्की, अगर वो आपका उड़ के चली जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मृदा अपरदन क्या है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। दूसरा प्रश्न है कि काली मिट्टी भारत के किन दो राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है। कह रही है कि जो काली मिट्टी जो है वो भारत के किन दो राज्यों में सर्वाधिक पाया जाता है। तो काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र, कहाँ पे, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात के सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में पाई जाती है और दूसरा गुजरात में पाई जाती है काली मिट्टी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर दूसरा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। और प्रश्न नंबर तीसरा है कि खादर एवं बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बांगर है, यह बांगरा नहीं है भाई, इसको हटाइए।
खादर एवं बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं खादर एवं बांगर होता क्या है। कह रहा है कि वह भूमि जहाँ बाढ़ के पानी के निरंतर पहुँचने से नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, खादर कहलाती है। तथा जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं आता है वहाँ पुरानी मृदा बनी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। बात खत्म। वह भूमि जहाँ बाढ़ के पानी के निरंतर पहुँचने से वहाँ की जो मिट्टी बह के चली जाती है तो वहाँ पे सिर्फ जलोढ़ मिट्टी का जमा पाया जाता है। और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं आता है भाई, वो पुरानी मृदा ही बनी रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर तीसरा। चलिए प्रश्न नंबर चौथे की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर चौथा है कि जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषता बताइए। और अन्यथा यह प्रश्न दो तरीके से पूछा जाए, या तो पूछ देगा आपसे कि जलोढ़ मिट्टी की विशेषता बताइए, दो विशेषता, या तो पूछेगा कि भारत में जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र बताइए तथा कृषि में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। तो यहाँ पे है कि जलोढ़ मिट्टी उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इनकी दो निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, देखिए जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, सबको मालूम है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और इनकी विशेषता जो है वो दो है। क्या है? पहला है कि उच्च उर्वरा शक्ति संपन्न होती है, कह रहा है कि उच्च उर्वरा शक्ति संपन्न होती है। और दूसरा है कि धान, गेहूँ, जौ, चना, गन्ना एवं मटर आदि की पैदावार के लिए अनुकूल होता है। ठीक है, चलिए तो दो विशेषता भी आपको हमने बता दिया है और ये भी बता दिया कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर चौथा था। और प्रश्न नंबर पाँचवा देखिए क्या है कि भारत में पाई जाने वाली दो मिट्टियों के नाम क्षेत्र सहित लिखिए। हमारे भारत में पाई जाने वाली दो मिट्टियों के नाम वो भी क्षेत्र सहित आपको लिखना है। तो देखिए भारत में पाई जाने वाली दो मिट्टियों के नाम क्षेत्र सहित निम्नलिखित है। कौन कौन? पहला तो जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान में उत्तर प्रदेश में, पंजाब और हरियाणा आदि राज्यों में पाई जाती है। और दूसरा है काली मिट्टी, और काली मिट्टी दक्कन के पठार में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु और आदि राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना प्रश्न नंबर पाँचवा आप लोगों को, कितना सिंपल वे में हमने बताया आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर बताइए। कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर क्या है। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है ना, वो पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से होता है। और जबकि काली मिट्टी का जो निर्माण हो जाता है वो ज्वालामुखी क्रिया से बनी लावाकृत शैलों के अवशेष होता है। जो जब ज्वालामुखी आप लोगों का ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाता है तो उससे जो बनी लावा, जिससे जो लावा निकलता है उससे काली मिट्टी की निर्माण होता है। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण तो पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों द्वारा अगर बहाकर लाए गए अवसादों से होता है। तो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अति लघु उत्तरीय तो देख लिया, लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट, कि बांगर और खादर में अंतर बताइए। अभी हमने देखा है उसमें बांगर और खादर में अंतर देखा है, वही प्रश्न लघु उत्तरीय में भी पूछता है। ठीक है, या तो पूछेगा जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, खादर और बांगर में क्षेत्र में अंतर बताइए। अभी हमने देखा है, हालांकि तो बहुत छोटा हमने देखा है कि खादर किसे कहते हैं, अच्छा है बांगर किसे कहते हैं, लेकिन यही प्रश्न लघु उत्तरीय में 4 नंबर के लिए पूछेगा तो आपको पूरा अंतर आपको बताना पड़ेगा, कम से कम 4 अंतर बताना पड़ेगा। ठीक है, पूछता है। ठीक है, तो लिखें कि जलोढ़ मृदा का निर्माण जो होता है वो हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु व गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। और बांगर और खादर में निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या? तो एक साइड आपको खादर लिखना है, एक साइड आपको क्या लिखना है, बांगरा लिखना है। ठीक है, तो खादर में क्या है कि यह नई तलछट द्वारा निर्मित होती है, लेकिन बांगर मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। मैदान की अगर पुरानी जलोढ़ मृदा जो है उसको हम बांगर कहते हैं। दूसरा खादर में लिखना कि यह मैदान का जो निचला भाग होता है जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुँचता है। ठीक है, और बांगर में कि यह मैदान का ऊंचा भाग होता है जहाँ नदियों द्वारा बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है। ठीक है, तो कितने कितने अंतर हुए? 2 अंतर हो गया ना, 2 अंतर और देना पड़ेगा जो कि यहाँ पे है। तीसरा अंतर क्या है कि यह अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ मृदा होती है। यह अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ मृदा होती है। कौन? तो खादर में लिखना है आपको। बांगर में क्या लिखना है आपको कि यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा होती है। फिर चौथा पॉइंट खादर में लिखना है कि इस मृदा में जो तलछट के जमाव में भिन्नता देखने को मिलती है। और इसमें चौथा पॉइंट लिखना है कि इस कैल्शियम की मात्रा उपजाऊ
पाई जाती है, मतलब इसमें जो है कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसमें? बांगर में। तो 4 अंतर अगर आप बताएंगे तो 4 नंबर आपको एग्जामिनर देगा। और पूछता भी है कि बांगर और खाल में अंतर बताइए, ठीक है, वो भी लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ। काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में 2 अंतर लिखिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। सबसे पहले हम देखेंगे कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तब जाके इसका अंतर देखेंगे। देखिए काली मिट्टी का निर्माण हुआ जो वो ज्वालामुखी क्रिया से बनी लावाकृत शैलों के अपक्षय से हुआ है, अभी हमने जस्ट बताया है, ठीक है। ये तो आपको मालूम चलेगा काली मिट्टी का निर्माण किस तरह हुआ है, लेकिन अब आपको बताना है कि काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है, ठीक है। क्या लिखना है? अंतर लिखना है। तो एक साइड आपको डालना पड़ेगा काली मिट्टी और एक साइड डालना पड़ेगा लेटराइट मिट्टी। और काली मिट्टी में पहला पॉइंट आपको लिखना है क्या, ठीक है, कि इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से बनी लावाकृत शैलों के अपक्षय से होता है। एक तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ। लेटराइट मिट्टी में लिखना है कि इसका निर्माण जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तीव्र वर्षा द्वारा निछालन प्रक्रिया से होता है। और दूसरा लिखना है इसमें कि इस मिट्टी में लोहा, मैग्नीशियम, चूना, बॉक्साइट तथा जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। और उसमें लिखना है लेटराइट मिट्टी में कि यह सिलिका तथा लवणीय कणों से युक्त होती है। फास्फोरस और पोटास कम मात्रा में पाया जाता है। ये दूसरा पॉइंट आपको लिखना है लेटराइट मिट्टी में। तीसरा आपको लिखना है कि इसमें काली मिट्टी में कि यह गहरे काले रंग की होती है, वर्षा होने पर चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट लेटराइट में लिखना है कि यह लाल एवं पीले रंग की होती है, वर्षा होने पर मुलायम हो जाती है तथा सूखने पर कठोर हो जाती है, ठीक है। ये लिखना आप लोग को लेटराइट मिट्टी में। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में अंतर क्या है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है, बहुत प्यारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीसरा कि काली मिट्टी की किन्हीं 4 मुख्य विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। किसकी? काली मिट्टी की 4 मुख्यतः विशेषता बताना है। यह तो प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा, तब जाके 4 नंबर एग्जामिनर देगा। तो देखिए लिखिए हमारे साथ कि काली मिट्टी जिसे ब्लैक सॉइल कहते हैं, तो काली मिट्टी को रेंगूर, काली कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजम आदि नामों से जाना जाता है। मतलब 2-3 तरीके से नाम से है। तो काली मिट्टी, दूसरा रेंगुर भी इसको कह सकते हैं, काली कपास भी इसको कहा जाता है, ट्रॉपिकल ब्लैक भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल चेरनोजम भी कहा जाता है। मतलब इतने नामों से जाना जाता है इसको, ठीक है। और इसका निर्माण मुख्यतः दक्कन के लावा के अपक्षय से हुआ है। और ये देश के लगभग 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर क्या है, यह विस्तृत है। कौन? काली मृदा, जिसमें प्रमुख रूप से महाराष्ट्र हुआ। महाराष्ट्र में तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र और हमारे उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर, बांदा एवं झांसी जनपद सम्मिलित है। मतलब झांसी जो आप लोगों का राज्य है, वहाँ पे भी यह क्या पाया जाता है, ठीक है। और इसका रंग गहरा काला तथा हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है इसका रंग। सामान्यतः इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की जो प्रचुरता है वो पाई जाती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ और जैव पदार्थों की कमी मिलती है। और यह मिट्टी कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कपास मृदा भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि कपास की खेती इसमें बहुत अच्छे से होती है, इसलिए इसे हम कपास मृदा भी कहते हैं। और सामान्यतः जो होता है काली मृदाएं वो मृदमय, गहरी और अपारगम्य होती है। और ये मृदाएं जो गीले होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं, और सूखे पर यह क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनमें स्वतः जुताई हो गई हो। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण जो काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी रहती है, और इसके कारण विशेष रूप से यह वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी क्या कर देती है, नमी मिलती रहती है इससे। और कपास के अतिरिक्त इस मिट्टी में अरहर भी आप बो सकते हैं, गेहूं भी फसल उगा सकते हैं, ज्वार हुआ, और ज्वार के बाद अलसी, सरसों, तंबाकू, मूंगफली आदि उपजाऊ
कर सकते हैं, मतलब इसमें उगाए जा सकते हैं। और काली मिट्टी की जो 4 विशेषताएं कौन कौन, पहली कि नमी धारण करने की अधिक क्षमता इसमें होती है, ज्वालामुखी क्रिया से तो इसका निर्माण होता है, कपास के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है और पर्याप्त मात्रा में खनिज भी पाए जाते हैं इसमें। तो 4 हमने विशेषता भी काली मृदा की आप लोगों को बता दिया। तो आई होप आपको काली मृदा की विशेषता भी क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। और अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि नवीकरणीय जो संसाधन क्या है, पूछेगा आपसे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, इन्हें कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो पहली हेडिंग हमारी यही रहेगी, नवीकरणीय संसाधन। और लिखना है इसमें कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या तांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सके, उन्हें नवीकरणीय योग्य या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है, जिसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल, वन एवं वन्य जीव, इनके 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। क्लियर हो गया। पहला इसका, इसे इन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए पहला सतत संसाधन। सतत संसाधन लिखना है कि इन संसाधनों को एक ही समय पर प्रयोग व पुनः प्राप्त किया जा सकता है और यह एक स्थान पर नहीं रहता है, जैसे में बहता हुआ जल, ठीक है, सौर विकिरण, हवा आदि, ये सब क्या है, सतत संसाधन है। दूसरा आपका जैविकीय संसाधन। क्या है, जैविकीय संसाधन। चलिए देखते हैं कि वे संसाधन जैवीय प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। इनमें 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, प्राकृतिक और वनस्पति। प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव, इन 2 संसाधनों में इसको क्या किया जाता है, 2 भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ तो क्वेश्चन 4 था। अब हम क्वेश्चन 5वें की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5वां है कि जलोढ़ मिट्टी व लेटेराइट मिट्टी में अंतर बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। जलोढ़ मिट्टी में और किस में, लेटेराइट मिट्टी में अंतर बताना है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो एक साइड आपको जलोढ़ मिट्टी डालना है, एक साइड आपको लेटेराइट मिट्टी डालना है। जलोढ़ मिट्टी में पहला पॉइंट लिखना है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो वो पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों द्वारा बहाकर लाई गई काप मिट्टी से होता है। ठीक है, और लेटराइट मिट्टी में क्या है कि इसका निर्माण भारी वर्षा से हुए तीव्र निछालन के कारण होता है। जलोढ़ मिट्टी में दूसरा पॉइंट लिखना है कि यह उत्तर के विशाल मैदान तथा पूर्वीय तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसमें दूसरा का पॉइंट लिखना है कि यह भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे मेघालय, केरल, कर्नाटक में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में तीसरा पॉइंट लिखना है कि यह मृदा गेहूँ, चावल, जौ, चना, गन्ना आदि के लिए उपयुक्त होती है। और इसमें लेटराइट मिट्टी में लिखना है कि यह अनुवर होती है, परंतु उर्वरकों की मदद से इसमें गन्ना, काजू, कावा आदि उगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, और चौथा पॉइंट इसमें लिखना है आपको जलोढ़ मिट्टी में कि यह सूक्ष्म तथा मध्यम कणों से निर्मित होती है, जिसमें देर तक ठहर सकता है। ठीक है, कण। और इसमें चौथा लेटराइट मिट्टी कि इसमें मोटे कणों जैसे कंकड़ हुआ, पत्थर की अधिकता रहती है, जिस कारण जल अधिक देर तक नहीं ठहरता। तो जल जो है इसमें अधिक देर तक नहीं ठहरता, लेकिन जल इसमें अधिक देर तक क्या हो सकता है, ठहर सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी में पूरा अंतर आपको समझ में आ गया है। चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पे 6, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या प्रश्न नंबर 6 है कि संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, 3 कारण स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, 3 कारण बताना है। तो चलिए देखते हैं कि संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उनके उचित विकास से है। संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों से है। संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप होने चाहिए। भारत में संसाधन विकास मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उनका जो विकास है वो क्या है, अपर्याप्त है या उन्हें असमान रूप से वितरित किया जाता है। संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। कौन कौन? पहला, संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगती है, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो जाते हैं, वर्तमान मतलब समकालीन समय में सभी को संसाधन प्राप्त होते हैं, और चौथा, इसको भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति के लिए बनाए रखा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 6 है। आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 7वां देखिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है 7वां, कि जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषता बताइए। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषता बताना, या तो जलोढ़ मिट्टी की कौन सी 4 विशेषता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसको। तो देखिए
लिखेंगे कि जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है वो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है। अतः यह मृदा उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। कौन कौन सी? तो पहला विशेषता जलोढ़ मिट्टी की है वो है कि जलोढ़ जो मृदा है वो गठन में बलुई, दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति में पाई जाती है। सूक्ष्म तथा मध्यम कणों से निर्मित होने के कारण इसमें जल देर तक ठहर सकता है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। और सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है और यह मृदा पीले तथा भूरे रंग की होती है और इसका रंग जो होता है वो निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाले समय अवधि पर क्या करता है? निर्भर करता है। और इसके बाद जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 7वां। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको प्रश्न क्लियर हो गया होगा लघु उत्तरीय। ठीक है, अब हम महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय देखने हैं। दीर्घ उत्तरीय में पहला जलोढ़ मिट्टी से ही बात हुई है कि जलोढ़ मिट्टी तथा काली मिट्टी विशेषताओं को संक्षेप में लिखना है आपको कि जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या और काली मिट्टी की। तो सबसे पहले डालिए जलोढ़ मिट्टी की विशेषता। यहाँ से प्रश्न बनना तय, यहाँ से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता डाल के पहला लिखना है। जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषता कौन कौन? पहला यहाँ पे क्या पहली विशेषता है कि धान हुआ, गेहूं हुआ, जौ हुआ, चना हुआ, गन्ना एवं मटर आदि की पैदावार के लिए अनुकूल होता है। कौन? जलोढ़ मृदा। और दूसरा इसकी विशेषता है कि जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई, दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती है और सूक्ष्म तथा मध्यम कणों से निर्मित होने के कारण इसमें जल जो है वो देर तक ठहर सकता है। और तीसरा है सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक होती है, मतलब पाई जाती है। इसके बाद जो विशेषता है कि यह मृदा जो है वो पीले तथा भूरे रंग की होती है और इसका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समय अवधि पर क्या करता है? निर्भर करता है। इसके बाद है कि जलोढ़ मृदाओं पर गठन कृषि की जाती है। इसके बाद भारत की संपूर्ण क्षेत्र के 45.6% भाग पर क्या है? जलोढ़ मृदा विस्तृत है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया? ये जलोढ़ मृदा की विशेषताएं था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो जलोढ़ मृदा की विशेषता के बाद अब हम देखने वाले हैं काली मिट्टी की विशेषता। ठीक है, काली मिट्टी की विशेषता क्या है? तो काली मिट्टी की भी निम्नलिखित विशेषता है। क्या? पहला है कि नमी धारण करने की अधिक क्षमता होती है इसमें, ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण होता है और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है और पर्याप्त मात्रा में खनिज की उपस्थिति होती है और यह 45.60% क्षेत्र में क्या है? यह विस्तृत है। तो ये आपने देखा काली मिट्टी की विशेषता आपने देखा। ये प्रश्न नंबर पहला था दीर्घ उत्तरीय का। ठीक है, और प्रश्न नंबर दूसरा देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय का, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो है कि मृदा अपरदन क्या है और भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है। अथवा या तो प्रश्न इस प्रकार पूछेगा कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है भाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदा हम क्या करते हैं? अपरदन कहते हैं। और भारत में अपरदन प्रचलित प्रकार निम्नलिखित है। कौन कौन? वायु द्वारा मैदान या किसी ढलवा क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को हम वायु या पवन अपरदन कहते हैं। ठीक है, जैसे हवा के द्वारा या पवन के द्वारा किसी भी मिट्टी को उड़ा के ले जाने की प्रक्रिया को हम पवन अपरदन कहते हैं या वायु अपरदन कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आवश्यक जो वायु अपरदन तब होता है जब बहती है, क्या? जब हवा बहती है तो। और यह शुद्ध एवं अर्ध शुष्क चराई भूमि के निम्नीकरण का सामान्य कारक है और यह मरुस्थलीय क्षेत्रों को क्या देने के? बढ़ावा देने के वाली एक प्रमुख प्रक्रिया है। सूखा व अति चराई के कारण जब भूमि की ऊपरी परत शक्तिशाली हवा के प्रभाव में उड़ जाती हैं तो वह पवन अपरदन कहलाता है। निलंबन, सतह संचलन और विसर्पण 3 प्रकार की मृदा जो है वो संचलन पवन अपरदन के दौरान होते हैं। अब पवन अपरदन से बचाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। कौन कौन? तो बड़े क्षेत्रों को कई पट्टियों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक मिट्टी के बीच घास उगने के लिए कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है और यह हवा की शक्ति को कमज़ोर करता है। यह हवा की शक्ति को क्या करता है? कमज़ोर करता है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से।
कोई भी डाउट आप लोगों को इसमें नहीं होगा। तो मृदा अपरदन क्या है, बहुत अच्छे से हमने आप लोगों को क्या किया, बता दिया है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न था और आई होप आप इसे बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए हैं। और ये चैप्टर से देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस चैप्टर से, तो हमने पूरा इंक्लूड किया अच्छे से। इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो प्लीज़ बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।